नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में। और आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर एक बहुत फेमस वकील साहब मौजूद हैं और आज इनसे आप अपने सवाल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने प्रश्नों का जवाब। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो वकील साहब से आप प्राप्त कर सकते हैं। वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट हूँ, पूर्व डीजीसी कानपुर नगर हूँ। जी धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कुछ लोग गलत फैक्ट्स को लेकर कोर्ट में केस कर देते हैं या फिर कुछ फैक्ट्स को छिपा लेते हैं, तो ऐसे में इससे बचने के लिए क्या कुछ कानून है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इसको विस्तार से समझाइए। देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रयागराज ने अभी कुछ दिन पहले इस इशू पर एक प्रतिपादित सिद्धांत दिया। उस प्रतिपादित सिद्धांत में जो कंटेंट्स ऑफ द केस थे उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हियरिंग करते हुए पिटिशनर यानी उसने पीआईएल जो फाइल की थी उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त लहजे में संकेत दिया कि आप द्वारा बहुत सारे कंटेंट्स को छिपाया गया है अपनी जनहित याचिका में जी। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पिटिशन पे हियरिंग करते हुए जो पिटिशनर था उनको सख्त निर्देश देते हुए पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया। अब वहां पर जो केस था वो केस यही था कि जो पीआईएल थी उस पीआईएल में बहुत सारे तथ्य थे जिनको छिपाते हुए पीआईएल को फाइल किया गया था और पीआईएल में जो तथ्य वास्तविकता में आने चाहिए, क्योंकि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिक के इंटरेस्ट में होती है यानी जनहित में होती है और जनहित में अगर तथ्यों को छिपाया जाएगा तो न्यायालय स्वविवेकानुसार निर्णय तो दे देगी, लेकिन निर्णय जनहित में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है। इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये प्रतिपादित सिद्धांत दिया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और माननीय उच्च न्यायालय ने भी उनको पेनल्टी लगाई। इस तरह के बहुत सारे पूर्व में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष बहुत लोगों द्वारा या बहुत संस्थाओं द्वारा इस तरह के केस किए गए जिनमें तथ्यों को छिपाया गया और माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा इस तरह के गाइडलाइंस दिए गए कि आपको प्रॉपर फैक्ट्स के साथ में ऑनरेबल कोर्ट में आना है। और जहां तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रश्न है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस तरह के कोई भी मुकदमे आते हैं जिनमें तथ्यों को छिपाया जाता है या न्यायालय के सामने फैक्ट को कंसील किया जाता है, तो वहाँ ऑनरेबल कोर्ट को उन फैक्ट को अपने समक्ष समन करने का राइट है। अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं, सीपीसी की बात करते हैं यानी सिविल नेचर के केसेस की बात करते हैं, क्रिमिनल नेचर के केसेस की बात करते हैं, दोनों में प्रोविजंस हैं कि कोर्ट अगर चाहे तो एविडेंस की स्टेज पे एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए एडिशनल एविडेंस और जो फैक्ट ऑफ द केस हैं उन पर एविडेंस को समन कर सकती है। और यदि कोई कंसील करता है फैक्ट तो उनके खिलाफ हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात करते हैं तो 182 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। सिविल प्रोसीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ 340 की प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई तथ्य को छिपा के न्यायालय के समक्ष जाता है तो वहाँ पर न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उस व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जो विधि व्यवस्थाएं दी गई उसके अनुसार करें। बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब, आपने बहुत सही जवाब दिया है। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ चुके हैं, गीता अवस्थी जी हैं लखनऊ से। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। माफ कीजिएगा, दीपक अवस्थी हमारे साथ में जुड़े हुए। दीपक जी, आपका क्या सवाल है, अपना सवाल करिए। दीपक जी अपना सवाल करें। जी बताइए। दीपक जी, आपका सवाल क्या है? जी ये बताइए, किराए की जमीन पर अगर कोई है तो क्या उसका मालिक बन सकता है? देखिए, जो आपने प्रश्न किया है बहुत ही सामान्य प्रश्न है और इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय की कई विधि व्यवस्थाएं भी अभी आई हैं लेटेस्ट में। कोई भी व्यक्ति किराए पर है, आपने जो किराया वर्ड यूज किया है यानी टेनेंसी की बात जो कही है, तो जो टेनेंसी में है वो मालिक नहीं बन सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहीं पर दूसरे रूप में कब्जे पर है और उसका कब्जा लगातार 12 साल या उससे अधिक समय तक बना हुआ है और उस जगह का उपयोग उपभोग वो कर रहा है, तो वो एक एडिशनल लॉ है, एडवर्स पोजीशन का लॉ, प्रतिकूल कब्जा अधिनियम है, जिसके अंतर्गत वो अपने मालिकाना हक के लिए माननीय न्यायालय से डिक्लेरेशन करा सकते हैं। लेकिन यदि वो किराएदार हैं, किराएदार वो 30 साल से हों, 50 साल से हों, 100 साल से हों, किराएदार यदि हैं और किराएदारी प्रूफ हो रही है यानी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का रिलेशन अगर प्रूफ हो रहा है तो वहाँ पर वो मालिकाना हक की बात नहीं कह सकते हैं और मालिकाना हक की कोई भी उद्घोषणा न्यायालय के द्वारा उनके पक्ष में नहीं हो सकती है।
ठीक है, हमें उम्मीद है कि दीपक जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब, और भी कई सारे सवाल आज मेरे पास दर्शकों के आए हैं, मैं उनके ही सवाल आप तक पहुंचाती हूं। सिविल केस में कोई तीसरा पक्ष क्या पार्टी अगर बनाना चाहे तो क्या कानून है, इसको लेकर आप हमें विस्तार से बताइए। देखिए, कोई भी सिविल सूट ऑनरेबल कोर्ट में जिस समय सबमिट किया जाता है, उस सिविल केस में जो रिलीफ है, उस रिलीफ के अकॉर्डिंग उसके जो कंटेंट्स हैं उनको पूरे केस में प्लीडिंग के द्वारा चेन यानी ABCD करके जो स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स हैं उनको मेंशन किया जाता है। अब वहाँ सिविल केस में ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि कॉज ऑफ एक्शन एरेज हुआ है कि नहीं हुआ है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है या नहीं है, जो अपूर्णीय क्षति होती है वादी को या वो इतनी अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्णता नहीं की जा सकती है, क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय का है या नहीं है, कोर्ट फीस प्रॉपर दी गई है या नहीं दी गई है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो लीगल पॉइंट्स हैं। इन लीगल पॉइंट्स को उस केस में मेंशन किया था। यहाँ पर यह आवश्यक है कि यदि किसी मुकदमे या वाद से कोई तीसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, यानी उसके अधिकारों का हनन हो रहा है और उसको ये लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन यदि न्यायालय से कोई भी आदेश पारित हो गया बिना मुझे सुने हुए तो मेरे अधिकारों का हनन हो जाएगा, तो वो न्यायालय के समक्ष ऑर्डर 1 रूल 10 CPC के जो प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत एप्लीकेशन दे के पार्टी बन सकते हैं। वहाँ न्यायालय को यह देखना चाहिए कि जो पक्षकार बनने के लिए व्यक्ति आया है, क्या उसके अधिकार वाद की कार्रवाई में उसके पक्षकार न बनाए जाने के कारण प्रभावित हो रहे हैं या नहीं प्रभावित हो रहे हैं। अगर उसको पार्टी बनाए जाने से जो सूट के फैक्ट्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो उनको पार्टी बनाया जाना चाहिए। और यदि ऐसा ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कि किसी थर्ड पर्सन को यदि हम पार्टी बनाते हैं केस में तो जो सूट के फैक्ट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, सूट का जो नेचर है वो चेंज हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल कोर्ट को यह भी राइट है कि ऐसे किसी थर्ड पर्सन को पार्टी बनाने के लिए आदेश पारित न करें। बिल्कुल। वकील साहब, मेरा अगला सवाल ये कि क्या किस मुकदमे में प्लीडिंग में संशोधन हो सकता है, क्योंकि अभी आपने प्लीडिंग की बात की तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा ये प्रश्न है। देखिए, जो पहला प्रश्न आपने किया और उसका उत्तर मैंने दिया, उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, क्योंकि किसी भी सिविल नेचर के केस को प्रिपेयर करने से पहले यह देखना बहुत ही आवश्यक होता है कि उसमें सही पक्षकार बनाए गए हैं नहीं बनाए गए हैं, जो रिलीफ चाहिए उसके लिए जो भी सपोर्टिंग एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। इसके बाद फिर कंटेंट्स पूरे केस के मेंशन करने होते हैं केस में। अब वहाँ पे यदि सिविल सूट फाइल किया गया और सिविल सूट फाइल करते समय जो हमने फैक्ट मेंशन किए थे उन फैक्ट में यदि कोई ऐसा फैक्ट जिसको कंसील कर लिया गया या जिसको नहीं लिखा गया, भूलवश नहीं लिखा गया, तो उसको न्यायालय में परमिशन के साथ में ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन देके उस नए तथ्य को जोड़ने का आदेश प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि नए शब्द को जोड़ने से या नए सेंटेंस को जोड़ने से या नए फैक्ट को जोड़ने से केस के नेचर में कोई परिवर्तन होता है, केस के रिलीफ में इम्पैक्ट पड़ता है, केस में जो कंटेंट्स आए हैं वो कंटेंट्स चेंज हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी प्लीडिंग में अमेंडमेंट की परमिशन ऑनरेबल कोर्ट नहीं देगी। इस विषय पर ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे क्लियर लॉज हैं और जो अमेंडमेंट के प्रोविजंस हैं वो भी बहुत क्लियर हैं। उसमें कोई भी ऐसा तथ्य जिससे वाद की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता हो, वादी को उपशम नियमानुसार प्राप्त ना हो पाता हो, प्रतिवादी का भी कहीं अहित होता हो, क्योंकि तमाम सिविल केसेस में प्रतिवादी को भी अधिकार होता है कि वो अपना काउंटर क्लेम करे। अर्थात कोई वादी अपना रिलीफ सीख करता है तो वहाँ जो अपोजिट पार्टी है यानी जो डिफेंडेंट है वो भी अगर चाहे तो अपना राइट इस्टेब्लिश करने के लिए क्लेम कर सकती है ऑनरेबल कोर्ट में। अब दोनों पक्षों के बीच में जो केस चलता है उस केस में दोनों पक्षों का रिलीफ उनको मिलना चाहिए, ये ऑनरेबल कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिलीफ कैसे मिलना चाहिए? रिलीफ मिलना चाहिए सीपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर कोई है तो उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो इन तथ्यों के साथ में ही न्यायालय की प्रोसीडिंग्स होती है और प्लीडिंग में अमेंडमेंट किसी भी स्टेज में हो सकता है, लेकिन वो अमेंडमेंट किसी भी केस को यदि प्रभावित करता है तो फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है। वकील साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर किसी मुकदमे के पक्षकार का निधन हो जाता है तो फिर ऐसे मामले में मुकदमे पर क्या प्रभाव पड़ता है?
देखिए, सिविल सूट अगर फाइल किया गया है तो सिविल सूट को फाइल करने के बाद उसमें प्लेंटिफ या डिफेंडेंट किसी की डेथ हो जाती है और ट्रायल ऑनरेबल कोर्ट में चल रहा होता है, तो वहाँ पे जो प्रोविज़न है सीपीसी के, उसमें ऑर्डर 22, रूल 3, रूल 4, इन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जो सब्स्टिट्यूशन की प्रोसीडिंग्स हैं उसको न्यायालय की परमिशन के साथ करना चाहिए। अर्थात वादी का जो निधन है उसके बाद उनके सक्सेसर के रूप में कौन कौन वादी बन सकता है, वहाँ यह भी देखा जाता है कि जो वादी के सक्सेसर पार्टी बनने आए हैं क्या उनका इंटरेस्ट अभी भी इन्वॉल्व है इस केस में। अगर उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर केस के चलने का कोई औचित्य नहीं होता है। इसका रिप्लाई भी हम आगे देंगे अपने दर्शकों को। लेकिन यदि उनका इंटरेस्ट, उनका राइट केस के ना चलने से प्रभावित होता है तो ऑनरेबल कोर्ट उनको, जो वादी हैं, उनके आगे मृतक शब्द लिखने के बाद उनको पार्टी के रूप में संयोजित कर सकते हैं, उनको पार्टी बना सकते हैं। और जब वो पार्टी बन जाते हैं तो पार्टी बनने के बाद फिर वो प्लेंटिफ के रूप में अपना लीगल प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं। सेम कंडीशंस डिफेंडेंट के लिए भी होती हैं। अगर डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है और डिफेंडेंट की डेथ के बाद में उनके जो सक्सेसर हैं, लीगल हेयर्स हैं, वो अगर पार्टी बनना चाहते हैं केस को आगे चलाने के लिए, तो उनको भी यह अधिकार है कि वो सिविल केस में माननीय न्यायालय के द्वारा परमिशन लेके अपने आप को पार्टी के रूप में संयोजित कर सकते हैं। वहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट का जो डिस्क्रिशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। माननीय न्यायालय का अगर स्वाविवेक है कि जो केस है उस केस में डिफेंडेंट को डेथ के बाद इनके लीगल हेयर्स को पार्टी बनाना है, तो निश्चित रूप से उस बात को कोर्ट कंसिडर करती है और पार्टी बनने के आदेश पारित करती है। किंतु ये लगता है ऑनरेबल कोर्ट को कि उनको पार्टी बनाना नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल, तो न्यायालय उनको पार्टी ना बनाने के आदेश भी पारित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वकील साहब, हमारे साथ में एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, सुखविंदर हमारे साथ में हैं पंजाब से। सुखविंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका सवाल क्या है? जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर दी जी किसी तरह भाई। जी हेलो जी सुखविंदर, आपकी आवाज आ रही है सुखविंदर, लेकिन अगर आप हिंदी में बोल सकते हैं तो बेहतर होगा। यदि कोई पुलिस विभाग किसी तरह का कोई क्लेम नहीं लेती करती, FIR नहीं करती, तो क्या करे? किसी बड़े अफसर को बहुत बार जा चुके हैं। देखिए आपके साथ कोई भी घटना घटित हुई है सुखविंदर जी, यानी कोई भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है और उस पर FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो सुखविंदर जी आपको ऑनरेबल कोर्ट में एप्लीकेशन देनी चाहिए सेक्शन 156 सब क्लास 3 CRPC में। ऑनरेबल कोर्ट को ये राइट है कि वो जो भी जहाँ पर ऑकरेंस हुआ है, जहाँ पर घटना हुई है, उस थाने को FIR दर्ज करने के निर्देश दे, यानी डायरेक्टिव्स दे, और वहाँ पे 156 सब क्लास 3 CRPC के जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग FIR रजिस्टर्ड करने के साथ ही पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करना होता है। कोर्ट के ऑर्डर को जो संबंधित थाना अध्यक्ष हैं वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, या जो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी हैं वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। पहले आप पुलिस को एक एप्लीकेशन दीजिए, अगर उस पर कोई FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो आप जिले के कप्तान यानी SP SSP जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हों उनको आप एक रजिस्टर्ड डाक से पोस्ट ऑफिस में जाके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड डाक से उनको भेजिए। उनके पास एप्लीकेशन आपकी जाने पर कोई यदि लीगल प्रोसीडिंग नहीं होती है तो उसी एप्लीकेशन को उसके रिसिप्ट के साथ में आप कोर्ट में 156 सब क्लास 3 के प्रोविजंस के लाइट में एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो कोर्ट के फॉर्मेट में होगी, और उसको आप वकालतनामे के साथ, यदि किसी वकील को आपने अपने साथ इंगेज किया है तो वकालतनामे के साथ न्यायालय में आप फाइल करेंगे और 156(3) CRPC के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग आपकी घटना पर FIR रजिस्टर्ड होगी। बिल्कुल सुखविंदर, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो हमारा खास कार्यक्रम वकील आपका लगातार जारी है, और अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर फोन करके वकील साहब से अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में वकील साहब लगातार मौजूद हैं, आपके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है, कोई राय आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल करके अपने सवाल कर सकते हैं। वकील साहब तुरंत ही आपके सवाल का लाइव प्रोग्राम में जवाब भी देंगे। वकील साहब, ब्रेक के बाद अभी आपका स्वागत है और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं बनारस से। स्वागत है आपका, नाम बताइए और अपना सवाल करिए। जी, हम छन्नू त्रिपाठी बोल रहे हैं बनारस से। जी छन्नू जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। वकील साहब जी नमस्कार। नमस्कार। हम ये जानना चाहते थे कि अगर कोई सिविल का वाद चल रहा है और उसमें कोर्ट फीस अगर पूरा नहीं जमा किया है वादी, तो जिस कोर्ट में जैसे कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ चल रहा है और उसने जो है वो जमा नहीं किया है कोर्ट फीस, तो क्या वो मुकदमा उसी कोर्ट में चल सकता है? देखिए, सिविल कोर्ट में जो भी केस फाइल किया जाता है उस केस में कोर्ट का जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है, जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन में यदि 25,000 रुपए तक के केस फाइल हो सकते हैं, वैल्यू के फाइल हो सकते हैं, या 1 लाख तक के या 5 लाख तक के, जो भी जुरिस्डिक्शन है वो न्यायालय में कहीं ना कहीं नोटेड होता है। तो उस हिसाब से उसको सिविल कोर्ट में केस फाइल करना होता है। सिविल जज जूनियर डिवीजन में फाइल किया गया केस उस वैल्यू के अनुसार ही हो, यानी उस वैल्यू से कम ही हो। अगर उस वैल्यू से ज़्यादा है तो उसका क्षेत्राधिकार सिविल जज सीनियर डिवीजन के समक्ष होता है। ये एक प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है जो न्यायालय की वर्किंग के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अब आपका यदि कोई केस सिविल जज जूनियर डिवीजन में पेंडिंग है और सिविल जज जूनियर डिवीजन में आपको ये लगता है कि उसकी वैल्यू कम दर्शाई गई, यानी उसमें कोर्ट फीस कम दी गई है, तो आप इसका एक स्पेशल इशू बना के ऑनरेबल कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे और उनसे कहेंगे आप इसका प्राइमरी इशू बनाते हुए इस इशू को पहले डिसाइड कर दीजिए कि कोर्ट फीस कम है या ज़्यादा है, या वैल्यू कम की गई या ज़्यादा की गई। जी वकील साहब, आपका जवाब पूरा हो गया? मैं पूर्ण कर देता हूँ। तो माननीय न्यायालय को यह अधिकार है कि माननीय न्यायालय उस इशू को दोनों पक्षों के सुनवाई के बाद में डिसाइड कर देंगे। यदि आपके केस में कोर्ट फीस प्रॉपर दी गई है तो केस उस जूनियर डिवीजन के क्षेत्राधिकार में आते हुए ट्रायल आगे चलेगा। और अगर आपको लगता है कि वैल्यू ज़्यादा है, कोर्ट फीस कम दी गई है, तो उसका केस वहां से वापस लेने के बाद जो सीपीसी के प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग सिविल जज सीनियर डिवीजन में फाइल किया जाना चाहिए। इसके लिए आपको लेकिन कोर्ट में एक एप्लीकेशन देकर के इशू को पहले डिसाइड कराना पड़ेगा कि वैल्यू कम है या ज़्यादा है, या कोर्ट फीस कम दी गई या ज़्यादा दी गई। बिल्कुल। हमारे साथ में एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रवीण है हमारे साथ में पंजाब से। प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका सवाल क्या है?
प्रवीण से हमारा संपर्क टूट गया है, तो और भी दर्शक हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल करके अपने सवाल कर सकते हैं। और वकील साहब, मेरा अगला सवाल ये था कि सिविल केस में इसको अबेट कब किया जा सकता है? जैसा कि मैंने आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके रिप्लाई में अपनी बात कही थी कि जब भी सिविल केस में कोई भी पार्टी या रिट में कोई भी पार्टी या सिविल नेचर के किसी भी केस में कोई भी पार्टी जिसकी डेथ हो जाती है और उस डेथ के हो जाने के बाद में जो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए विद इन 90 डेज, वो अगर नहीं किया जाता है वादी के द्वारा और ऑनरेबल कोर्ट में कोई भी इंटीमेशन इस तरह की नहीं दी जाती है, तो ऑनरेबल कोर्ट को ये राइट है कि वो उस केस को एबेट कर दे, यानी डिसमिस इन डिफॉल्ट भी कर दे। तो इस सिचुएशन में अगर कोर्ट में किसी पक्षकार का जो कार्रवाई चल रही है उसमें निधन हो जाता है, तो ये वादी की जिम्मेदारी है कि वो निधन हुए व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी लेते हुए, उनके लीगल हेयर्स की पूर्ण जानकारी लेते हुए ऑनरेबल कोर्ट को ये इंटीमेशन देंगे एप्लीकेशन एफिडेविट के साथ में और पॉसिबल हो तो डेथ सर्टिफिकेट के साथ में कि डिफेंडेंट नंबर सच एंड सच का जो डेथ हुई है डेट इतने को हुई है, जिसकी ये डेथ सर्टिफिकेट एनेक्स है विद एफिडेविट। और इसमें ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि जो भी प्रतिवादी की जगह उनके सक्सेसर हैं उनको एज अ पार्टी संयोजित कर लिया जाए। न्यायालय उस फैक्ट पर सुनवाई करते हुए स्पेसिफिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सीपीसी रूल्स प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि दर्शक हमारे जो है वो बेहतर ढंग से इस सवाल के जवाब को समझ पाए होंगे। वकील साहब, मेरा अगला सवाल है कि जमीन की नाप और सीमांकन के क्या कुछ खास नियम है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने ये सवाल किया था जिनके मन में इसको लेकर उत्सुकता थी, तो आप इसे विस्तार से समझाएं। देखिए, जमीन की नाप दो तरीके से होती है। पहला तरीका तो ये है कि यदि वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो रेवेन्यू कोड के जो प्रोविजंस हैं, रेवेन्यू कोड के प्रोविजन ऑलमोस्ट हर स्टेट में अलग अलग हैं और स्टेट के जो रेवेन्यू कोड हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो राजस्व अधिकारी हैं उनको नपाई कराने का, नाम चढ़ाने का। वकील साहब, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रही हूँ, आप अपने जवाब को पूरा करिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। अजहर है पटियाला से। अजहर, आपका बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा ये सवाल है कि मेरे लड़के ने, मैं 70 एरिया ओल्ड हूँ, मेरे को मतलब मार कुछ के घर से निकाल दिया है, घर मेरे नाम पे है, मेरे को क्या करना चाहिए? देखिए, आपको अजहर जी एसडीएम कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन देनी चाहिए जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स वेलफेयर एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, यानी वरिष्ठ नागरिक माता पिता संरक्षण भरण पोषण के लिए जो अधिनियम है उसके अंतर्गत आपको एसडीएम या डीएम के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए। मकान आपके नाम से है, आपके बच्चों के द्वारा आपको अभद्रता करते हुए घर से बाहर कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत ही क्लियर सिद्धांत है। माननीय उच्च न्यायालय के भी अलग अलग स्टेट के माननीय उच्च न्यायालय के भी इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट आदेश हैं जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी सीनियर सिटीजन या माता पिता के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। पुत्र या पुत्री, पुत्रवधू, पुत्री या उसका हस्बैंड, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। आपके रहने के लिए आपका घर आपके पास रहेगा, आपका जो घर है उस घर के साथ में आपके भरण पोषण का यदि आपके पास इंतजाम नहीं है तो वो भी करने की जिम्मेदारी उनकी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्लाई आपको मैं दे रहा हूँ, बिना आपकी इच्छा के वो आपके घर में नहीं रह सकते हैं। अगर आप ऑनरेबल कोर्ट में ये एप्लीकेशन देते हैं कि आपके नाम से प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे आपके पुत्र या पुत्रवधू इलीगल इन्फोर्समेंट के साथ में इलीगल पोजीशन लेना चाहते हैं या पोजीशन ले लिया है और आपको आउट कर दिया है, तो एसडीएम कोर्ट को राइट है कि आपको वो वहाँ पर पुनः कब्जे में करें और उनको वहाँ से बेदखल करें। ये एक्ट में प्रोविजन है और इस पर लॉ भी बहुत क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में आपसे मेरी गुजारिश है कि आप डीएम और एसडीएम महोदय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दीजिए। आप चाहें तो एसडीएम को दे सकते हैं, आप चाहें तो डीएम महोदय के समक्ष दे सकते हैं, दोनों जगह आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसमें यही कहेंगे कि जो मेरे घर पर अवैध कब्जा मेरे पुत्र द्वारा किया गया है या पुत्रवधू द्वारा किया गया है उनको बेदखल किया जाए और हमारा कब्जा हमको प्रदान कराया जाए। बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब अजहर मिल गया होगा। एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राकेश है कोटा से। राकेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करिए। वकील साहब, मुझे जानना था कि मेरा एक शॉप है कोटा राजस्थान में, उसका मैंने खाली कराने के लिए मैंने दावा किया था, केस किया था, जिसका ट्रायल कोर्ट
में मेरे पक्ष में आया था, उसके बाद अपील कोर्ट में मेरे पक्ष में आया है, देन उसके बाद हाई कोर्ट में भी गया था, वो भी मेरे पक्ष में आया है। अभी हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि आप टेनेंट को ऑर्डर दिया है कि आप अंडरटेकिंग, अच्छा उसको टाइम दिया था टेनेंट को, और ये आदेश दिया है कि आप अंडरटेकिंग ट्रायल कोर्ट पे सबमिट करवाएं, और अंडरटेकिंग में ये भी है कि मेरे को मेंस पॉकेट दिया जाएगा। तो टेनेंट ने अंडरटेकिंग को जमा करा दिया, लेकिन मेंस पॉकेट वो नहीं गया मुझे। तो इस केस में मुझे एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट तक जितने भी ऑर्डर हुए हैं आपके फेवर में हुए हैं, आप लैंडलॉर्ड हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़ जो अभी लेटेस्ट में लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड को सपोर्ट किया गया है। तो आपके फेवर में ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, अभी वो कोई एसएलपी या अपीलेट सेकेंड अपील के लिए वो नहीं गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो आदेश है किराएदार के खिलाफ, आपके पक्ष में जो बेदखली का आदेश है वो फाइनल आदेश हो गया। अब आपको उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी, अंडरटेकिंग के बाद में यदि वो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो आपको इजरा की कार्रवाई को करना चाहिए। इजरा की कार्रवाई को कहीं से भी रोका नहीं गया है, यानी एग्जीक्यूशन की कार्रवाई को कहीं से रोका नहीं गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आप एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग को करिए। एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग को करने से कोर्ट भी आपको सपोर्ट करती है, और आप अगर आवश्यकता महसूस करते हैं तो आपको पुलिस का सपोर्ट भी मिल सकता है टेनेंट के इजेक्टमेंट के लिए। और जो आपके बेनिफिट्स हैं जो टेनेंट को आपको पे करने चाहिए वो भी आदेश में यदि मेंशन होंगे तो वो भी आपको एग्जीक्यूशन के माध्यम से रिकवरी कराना, राजस्व जिस तरह से रेवेन्यू रिकवरी होती है तहसीलदार के माध्यम से, वैसे कराना आपके लिए आसान होगा। तो आप एग्जीक्यूशन जरूर फाइल करिए, और एग्जीक्यूशन फाइल करके उसमें जो भी डिफेंडेंट हैं यानी विपक्षी हैं उनके खिलाफ आप जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट कराने की प्रोसीडिंग को कंप्लीट करिए। बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ में है, सुभाष जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। सुभाष, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। मैडम सुभाष बोल रहा हूँ, मेरा एक होटल है देहरादून में। हेलो जी सुभाष जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूरा करें। आ रही है मैडम, आ रही है जी। मैडम मेरा एक होटल है देहरादून के अंदर, और वो किराएदार 2 साल से ना तो किराया दे रहा ना खाली दे रहा। मैंने कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा दी है, केस लगा रखा है मैंने, बेदखली का भी लगा रखा है, उसने स्टे ले लिया था। अब दोनों चल रहे हैं, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, 1 साल से चल रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो इजेक्टमेंट का सूट चल रहा है और जो प्रोसीडिंग ऑनरेबल कोर्ट में है उसको सुभाष जी आप एक्सपेडाइट कराइए, उसका ड्यूरेशन फिक्सेशन करा दीजिए। आप लैंडलॉर्ड हैं और 2 साल से जिस टेनेंट ने आपको रेंट नहीं दिया है तो वो निश्चित रूप से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच का जो लीगल रिलेशन होता है वो रिलेशन ब्रेक हो चुका है। अब जब रिलेशन ब्रेक हो चुका है तो उसको उस जगह को खाली करके आपको कब्जा देना चाहिए। आपने उनके खिलाफ जो भी केस फाइल किया है उस केस को फाइल करने से पहले आपने उनको कोई नोटिस दिया होगा, टीपी एक्ट के, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत नोटिस दिया होगा। यदि उस नोटिस के बाद भी उन्होंने उस जगह को खाली नहीं किया जी, और आप को ये लगता है कि जो केस है वो केस में कहीं ना कहीं लिंगरान हो रहा है, तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हुए उस केस की ड्यूरेशन फिक्सेशन का ऑर्डर करा सकते हैं कि 6 महीने, 8 महीने, साल भर के अंदर ये केस डिसाइड हो। जब आप इस तरह कोई ऑर्डर ले लेंगे तो उस केस को डिसाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को राइट है कि उतने समय के अंतर्गत ही उस केस को डिसाइड करें। बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है सुभाष जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और भी दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अमर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अमर, आपका भी बहुत स्वागत है। अमर, अपना सवाल करें। जी अमर जी, अपना सवाल करिए। हेलो जी अमर जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल करिए। हाँ मैडम, अपना एक केस है, बहू जो है आज 5 साल से गई है अपने मायके में, और शायद शादी कर ली है और मेरे को कंफर्म पता नहीं है और वो आना वही नहीं चाहती, तो उसके लिए क्या किया जाए? अमर जी, आपकी जो बहू है यदि वो मायके चली गई है और आपका कहना है कि लगभग 5 साल पहले से चली गई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। यदि आप बहू को अपने घर यानी आप बुला के उसको अपने बेटे के साथ रखना चाहते हैं
तो आपको बेटे की तरफ से सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में एक विदाई का मुकदमा फैमिली कोर्ट में दाखिल करना चाहिए। आप विदाई का मुकदमा दाखिल करेंगे तो वो न्यायालय में उपस्थित होकर के कारण बताएंगे कि मैं क्यों रहना नहीं चाहती हूँ। उससे आपके जो सेकंड स्टेप है वो भी क्लियर होगा। और एक बहुत दूसरा जो ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो भी आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो कानून है उसके अनुसार कोई भी पति पत्नी यदि 2 साल या 2 साल से अधिक समय से एक साथ नहीं रह रहे हैं, उनके बीच में कोई भी आपसी संबंध नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में डिजर्सन का ग्राउंड है, त्यजन का। उस त्यजन के आधार पे आप अपने पुत्र और पुत्रवधू के बीच में डाइवोर्स की कार्रवाई को भी करा सकते हैं, यानी तलाक की मुकदमे को भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आपको प्राथमिक रूप से विदाई का मुकदमा न्यायालय के समक्ष दाखिल करना चाहिए। और उस विदाई के मुकदमे को दाखिल करने के साथ आपको न्यायालय से ये गुजारिश करनी चाहिए कि आपके जो आपके पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपनी पत्नी को अपने साथ रखना है। ऐसी स्थिति में आपके पुत्र की तरफ से जो पिटीशन जाएगी फैमिली कोर्ट में, उसमें वो कहे कि इतने सालों से मेरे पास नहीं, सारे कंटेंट उसमें मेंशन करिएगा। 5 साल से मेरे साथ नहीं रह रही हैं, जो उनका व्यवहार रहा हो शादी के बाद वो व्यवहार वर्णित करिएगा। और आपके पुत्र और पुत्रवधू के बीच में यदि कोई रिश्ते से बच्चा है तो उसका भी डिटेल पूरा वर्णित करिएगा। आप विदाई के मुकदमे को दाखिल करिए। विदाई के मुकदमे में माकूल आदेश आपके पक्ष में पारित होगा। बिल्कुल अमर जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब, हम बात कर रहे थे कि सिविल केस अबेट कब हो सकता है, इसका जवाब आप दे चुके थे। जमीन की नाप और सीमांकन को लेकर क्या कुछ नियम है, इसको आप समझा रहे थे। मैं चाहती हूँ आप अपनी बात पूरी करें। जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया था कि जो सीमांकन है वो सीमांकन यदि एग्रीकल्चर लैंड के बावत है तो ऐसी परिस्थिति में हर स्टेट में रेवेन्यू कोड अलग अलग है। हर स्टेट का जो रेवेन्यू कोड है उस रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग ही जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं यानी राजस्व अधिकारी हैं, उनको यह अधिकार है कि जिस भूमि के संबंध में उनसे किसी प्रभावित पक्ष द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि हमारी भूमि का सीमांकन करा दिया जाए, हमारी भूमि का कूड़ा फिक्सेशन करा दिया जाए, यानी जो कूड़ा जिससे स्वामित्व का निर्धारण होता है फिजिकली कि कहाँ पर किसकी लैंड है और जो लैंड है उसका एब्सोल्यूट ऑनरशिप किसके पास है। तो ये जब वो एप्लीकेशन देंगे, उस एप्लीकेशन को देने पर रेवेन्यू ऑफिसर्स को ये राइट है कि उस लैंड के संबंध में डॉक्यूमेंट्स, रेवेन्यू मैप को देखते हुए उस लैंड के मेजरमेंट का आदेश दे सकते हैं। मेजरमेंट और उसकी बाउंड्री वॉल के फिक्सेशन का। जब बाउंड्री वॉल का फिक्सेशन हो जाता है तो जो भौतिक रूप से भूमि है उसका चिन्हांकन भी हो जाता है, अगर हम इसे हिंदी में कहें। और अगर इंग्लिश में कहते हैं तो उसका जो बाउंड्री वॉल है उस बाउंड्री वॉल में बाउंड्री वॉल के फिक्स होने से मेजरमेंट प्रॉपर हो जाता है कि लैंड एक्चुअल फिजिकल पोजीशन क्या है जहां पर मालिकाना हक की पुष्टि हो सके। तो ये रेवेन्यू कोड के प्रोविजन को फॉलो करते हुए सीमांकन कराया जा सकता है और भूमि का नपाई भी कराई सकती है। यहाँ पर दूसरा पक्ष अब है कि जो निर्मित भाग हैं यानी आवासीय भूमि भवन हैं, वहाँ पर यदि कोई नपाई करानी है, कोई पार्टीशन कराना है तो उसके लिए सीपीसी के जो प्रोविज़न हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ऑनरेबल कोर्ट में पार्टीशन का, भूमि की नपाई के लिए आदेशात्मक व्यादेश का, भूमि के स्वामित्व के निस्तारण या निर्धारण के लिए उद्घोषणात्मक उपशम का, डिक्लेरेशन के रिलीफ का, ये सारे ऐसे नेचर हैं, केस के नेचर हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका रिलीफ भी फिक्स होता है। तो अगर कोई आवासीय भूमि या भवन है तो वहाँ पर सीमांकन, उसकी नपाई और उसके स्वामित्व का निर्धारण दीवानी न्यायालय से होता है यानी सिविल कोर्ट से होता है। और यदि कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उस एग्रीकल्चर की बाउंड्री वॉल, उसके मेजरमेंट, इन सब का निर्धारण और निस्तारण रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग तहसीलदार या एसडीएम महोदय के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया है। और हमारे साथ में एक और दर्शक वकील साहब जुड़ चुके हैं, सरोज जी हैं हमारे साथ में, महाराष्ट्र से हैं। सरोज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। हेलो जी सरोज जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हम अपने बेटे पे 8 साल हो गया शादी की हूँ और बेटा हमारा 3 साल बहू हमारी आई और गई, 5 साल हो गया मायके में पड़ी है।
और हम लोग उसको पता करने के लिए गए तो अपना घर छोड़ के चली गई है। वो अपने घर पे है नहीं। हम एक रिश्तेदार था, वकील किए थे हम लोग, कोर्ट में फाइल नहीं हुआ था और उसका जो अंगूठी है, घड़ी है, उसका सब दे दिया गया है। उसका सब देने के बाद में उसका जो सामान लेके गई है वो अपना कहाँ गई है, फिर वो नोटिस भेजी थी हमारे पास, 2 साल हो गया। वो बोली मुझे पैसा चाहिए, फिर इसके बाद दोबारा उसका भी नोटिस नहीं आया, हमारा भी नहीं गया। वो उसके घर पे हम लोग पता करने गए, वो घर पे है नहीं। इतनी कहती सुन रही हूँ कि शादी कर ली है। मेरा भाई फोन किया था तो सब आप बोला मैं अपनी लड़की की शादी कर दिएगी। अब वो कहाँ जाके रह रही है वो अपने पता नहीं चल रहा है। इससे आगे मैं क्या करूँ? देखिए, आपने अपने जो व्यवहारिक काम है वो सारे कर लिए हैं सरोज जी। आपको अब न्यायालय की तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए। आप भी धारा 9 सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में एक पिटीशन फैमिली कोर्ट में दाखिल करिए। बेटे की तरफ से एक विदाई का मुकदमा न्यायालय में दाखिल कराइए और न्यायालय जो उसका पता रहा जहां पर वो आपको लास्ट टाइम मिली थी उस पते को ही मेंशन करिए। न्यायालय कोर्ट से जो सम्मन भेजेंगी उस सम्मन के माध्यम से ये आगे पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर रह रही हैं। सम्मन उनको रिसीव हो जाए, सम्मन रिसीव होने के बाद वो ऑनरेबल कोर्ट में यानी न्यायालय में आए और न्यायालय में आने के बाद वो ये बताएं कि वो आपके पुत्र के साथ क्यों नहीं रहना चाहती हैं। अगर वो न्यायालय के समक्ष आके अपनी कोई जेन्युइन कॉज यानी कोई सामान्य बातें जो वास्तविक हैं उनको रखती हैं तो न्यायालय को ये अधिकार है कि वो विदाई का आदेश उनको दे कि आप विदा होकर के अपने पति के साथ रहते हुए पत्नी धर्म का पालन करें। और न्यायालय को अगर ये लगता है कि सेक्शन 9 का केस नहीं स्टैंड करता है तो वो पिटीशन को डिसमिस भी कर सकते हैं। लेकिन प्राइमा फेसाई 99% सेक्शन 9 के केसेस जो हस्बैंड है उनके फेवर में ही होते हैं। और इस बीच में यदि कोई मीडिएशन होता है तो वो मीडिएशन भी डिसाइड होने से कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम और आपके बेटे और बहू की प्रॉब्लम वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। मीडिएशन में हो सकता है पति और पत्नी के बीच में जब बात हो, वार्तालाप हो, तो उसमें ही बहुत सारे ऐसे रास्ते निकल आते हैं जिसमें दोनों पक्ष एक साथ रहने को रजामंद हो जाते हैं या एक साथ नहीं रहने को भी अपने डिसीजन ले लेते हैं। उस समय उनका लीगल डाइवोर्स हो जाता है और लीगल डाइवोर्स को कोर्ट से डिक्लेयर कराना पड़ता है। तो आप पहले पुत्र की तरफ से एक विदाई का मुकदमा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराइए और न्यायालय के समक्ष मुकदमा प्रस्तुत करा के बहू के विदा होने के लिए प्रार्थना करिए। बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है सरोज जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और वकील साहब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद वकील आपका में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में वकील साहब लगातार मौजूद हैं। आपके मन में भी कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे अपना सवाल कर सकते हो और वकील साहब लाइव प्रोग्राम में आपके सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। वकील साहब, दर्शक हमारे साथ जुड़े उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। कई बार वाहन को लेकर सवाल दर्शकों के आते हैं और उन्हीं में से एक सवाल है कि अगर वाहन के कागजात आपके पास नहीं है तो पुलिस आप पर क्या कार्रवाई कर सकती है? देखिए, वाहन कोई भी हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कॉमर्शियल हो, वाहन के डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट होना चाहिए। यानी वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन का इंश्योरेंस, वाहन के जो पॉल्यूशन के पेपर्स हैं या कॉमर्शियल हैं तो उसके फिटनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सबको प्रॉपरली कंप्लीट होना चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं और किसी के द्वारा, वो चाहे आरटीओ हो चाहे पुलिस के ऑफिसर्स हो, उनके द्वारा वाहन को चेक किया जाता है या वाहन के जो कागजात हैं उनको अगर देखा जाता है और वो इनकम्प्लीट होते हैं या नहीं होते हैं, तो वहाँ पर एमवी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 207, उसके अकॉर्डिंग उस वाहन को सीज किया जा सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स ना होने की दशा में। और यदि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ नहीं है तो वहाँ पर जो एमवी एक्ट के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, यानी गाड़ी के चालान करने का, डॉक्यूमेंट्स को डिपॉजिट कर लेने का, अभी तो ऑनलाइन चालान होने लगे हैं तो जो भी चेकिंग होती है वो चेकिंग होने पर तुरंत ही चालान जमा करना पड़ सकता है, या तुरंत नहीं जमा करते हैं तो एक चालानी रिपोर्ट मिल जाती है और उस रिपोर्ट को उसकी दूसरी कॉपी न्यायालय में आती है। फिर न्यायालय के समक्ष जाके कन्फेस करते हुए या कंटेस्ट करते हुए उस जुर्माने को अदायगी के प्रोविजंस हैं जो प्रोविजंस एमवी एक्ट में, मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोवाइडेड है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि जिन भी दर्शकों की ओर से सवाल थे उनको उनका जवाब मिल गए होंगे। वकील साहब, एक कुछ और सवाल भी दर्शकों ने हमें भेजे हैं। सवाल है कि क्लेम केस फाइल वापस करने पर क्या ध्यान रखना चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया, मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो एक्सीडेंट होते हैं, मोटर एक्सीडेंट होते हैं, उन मोटर एक्सीडेंट में बहुत सारे ऐसे कमियां अनजाने में हो जाती हैं जिनकी वजह से आगे जब भी आप क्लेम ऑनरेबल कोर्ट में क्लेम के लिए कोई सूट फाइल करते हैं तो क्लेम मिलने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ऑकरेंस हुआ है, जो भी घटना हुई है, उस घटना में जो एक्सीडेंट करने वाला व्हीकल है उस व्हीकल की लापरवाही यानी नेग्लिजेंसी प्रूफ होनी चाहिए। और नेग्लिजेंसी जब उसकी प्रूफ होगी तो ऐसी स्थिति में आपकी एफआईआर सेकेंड स्टेप में जरूर कंप्लीट होकर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो आपको एक बेस मिल जाता है घटना का। उसके बाद फिर जब आप एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो एविडेंसेस हैं 161 में सारे एविडेंसेस को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रोवाइड करना चाहिए कि साहब यहाँ पर दुर्घटना हुई, इस घटना में ऐसे वाहन आया था, इस दिशा से आया था, इस दिशा को गया था, वाहन लापरवाही से चलाया जा रहा था, ये इस तरह के जो भी कंटेंट्स और फैक्ट्स हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिए जाने चाहिए। उसके बाद यदि कोई क्लेम फाइल होता है तो उस क्लेम को फाइल करने के लिए सेक्शन 177, 178 और जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के लाइट में जो क्लेम केस फाइल होगा वहाँ पर भी ये देखा जाना बहुत आवश्यक है कि जो हमने क्लेम केस फाइल किया है वो क्लेम केस किस तरह से है, यानी जो फॉर्मूला है केस फाइल करने का उस फॉर्मूला को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, उसमें मृतक की या घायल की उम्र, उसका संपूर्ण विवरण, उसके उत्तराधिकारियों का संपूर्ण विवरण और उनका जो डिटेल है वो मेंशन होगा, क्या उनकी मासिक या वार्षिक आय थी और आगे कितने वर्षों तक उनको कितनी आय हो सकती थी, उसके बाद कितना क्लेम उनका बनना चाहिए, ये सारी जो कैलकुलेशन है ये बहुत ही प्रॉपर और परफेक्ट होने चाहिए, तभी न्यायालय से कोई रिलीफ क्लेम के रूप में प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल वकील साहब, मेरा अगला सवाल है कि बहुत सारे लोग कई फर्जी केस भी जो होते हैं वो रजिस्टर्ड करवा देते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे मामले देखने में आते हैं जिसमें व्हीकल जहां पर घटना हुई वहां कभी गया ही नहीं होता है और उस थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड हो जाती है। मुझे अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ में एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने भी मुझे एक ऐसी घटना बताई जिसमें कहा कि यूपी में फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरे एक परिचित का वाहन वहाँ गया ही नहीं और वहाँ पर एक क्लेम केस फाइल हुआ है जिसमें उस व्हीकल को इन्वॉल्व किया गया है कि उसने फर्रुखाबाद में इसी तरह के एक्सीडेंट को किया है और क्लेम दिया जाना चाहिए।
तो उन पुलिस ऑफिसर का भी ये कहना था, ये मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक की ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात होते हैं। उन पुलिस ऑफिसर का कहना था कि मैंने जब वहाँ उस पार्टी से बात की और उनसे डिस्कशन किया तो उनका कहना साहब हमको तो किसी ने बता दिया कि साहब इस गाड़ी का नंबर डाल दीजिए और इसका इंश्योरेंस है, आपको क्लेम मिल जाएगा। तो इस तरह के जो फेक केसेस रजिस्टर्ड होते हैं या क्लेम केस फाइल होते हैं, उसमें न्यायालय के समक्ष जो डिफेंस है वो बहुत ही माइन्यूटली प्रेजेंट होना चाहिए। न्यायालय को इस बात के लिए कन्विंस करना चाहिए कि ये जो केस हुआ है ये फेक केस हुआ है, घटना में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। कोर्ट ये कहेगी एक्सीडेंट तो हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट किसने किया है ये सही नहीं है। एक्सीडेंट मेरे द्वारा नहीं हुआ है, जिसके द्वारा भी एक्सीडेंट हुआ है वो पार्टी बने केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी एक्सीडेंट करने वाली व्हीकल है वो इंश्योर्ड है तो वो इंश्योरेंस पे करे। मेरे ऊपर अननेसेसरी के बर्डन नहीं आने चाहिए, इसलिए मैं ये एविडेंस और ये डिफेंस ऑनरेबल कोर्ट में प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से क्लेम केस में अपने डिफेंस को बहुत ही कांस्टेंट पोजीशन में माइन्यूटली चेक करते हुए प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे क्लेम केस से बचा जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वकील साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अहम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम वकील आपका में बस इतना ही और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।